नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सेट में पहला क्वेश्चन जीएस का 36 नंबर सीरियल से चालू है। और पहला प्रश्न हमारा जीएस का कि युद्ध का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है। तो ये मिला है आपका सराय नहर राय, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। और पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एनिशेंट में पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़वा प्रथा जो है ये किस काल में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका संगम पीरियड से रिलेटेड टर्म है और इसका अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। इसका अर्थ ये होता है कि जब नॉर्थ से लोग साउथ में गए थे तो उस प्रथा को संगम पीरियड में बड़वा कहा गया है, संगम लिटरेचर में, संगम सोर्सेस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। भूमिदान का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डोनेशन ऑफ लैंड। डोनेशन देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन शासकों के द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य पूर्णतः रिलीजियस था शुरू में, बाद में राजनीतिक देखा गया था। लेकिन सातवाहनों ने पहले ब्राह्मणों को दान की थी भूमि, और भूमिदान का पहला स्वरूप देखने को मिला था जो कि रिलीजियस था सातवाहन काल में, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तरीका जो आपके सामने है कि राज्य को शरीयत या शरा नियम के हिसाब से चलाने का प्रयास किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने किया था। उलेमाओं के मन से शासन करने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था, दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर पूछ सकते हैं कि उलेमाओं का सम्मान करने वाला सुल्तान कौन था, उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान के बारे में जब आप पढ़ेंगे कहीं पर भी, आपको 3-4 चीज़ें माइंड में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। सबसे पहले जो है बाग बगीचों का विकास करना, ठीक है। उसके अलावा रोजगार देना काफ़ी सारे लोगों को। उसके अलावा कैनाल से रिलेटेड इसके वर्क्स आपको ध्यान में रखना है। शर्ब टैक्स इसने लगाया था यहाँ पर। कैनाल सिस्टम को डेवलप करने का श्रेय इसको जाता है भारत में। और ये पर्सनल लेवल पर स्लेव्स का काफ़ी शौकीन था। दीवान बंदगा करके एक इसने डिपार्टमेंट खोला था जिसमें काफ़ी सारे स्लेव्स होते थे फिरोज शाह तुगलक के अधीन, उनको वहाँ पर दीवान बंदगा डिपार्टमेंट मैनेज करता था। भारत में चिश्ती सिलसिला जो है किसने चलाया था, तो इसका आंसर आप लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन में दिया ही नहीं, एक्चुअली दिया हुआ है। मोइनुद्दीन चिश्ती आपको पता है, लेकिन उनका एक नाम गरीब नवाज भी था। किसी भी एग्जाम की आदत रही है कि उसको दूसरी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं सरल क्वेश्चन को भी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। प्रमुख केंद्र इनका क्या था प्रोपगेशन का, अजमेर था, ये भी याद रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कर्मयोग नामक किताब किसने लिखी है। कर्मयोग लिखी है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो हैं विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। विवेकानंद का मूल नाम जो है आप कमेंट करके बताइए, इनका रियल नेम क्या है विवेकानंद का रियल नेम। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था 1993 में, ये आपको याद रखना है विवेकानंद के लिए। इनके ऑर्गेनाइजेशंस, इनके जो भी पोस्टुलेट्स थे उनको देखना चाहिए आपको। बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन आर्थिक अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। तो आर्थिक अधिवेशन 1931 में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और आर्थिक सम्मेलन क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि प्रस्ताव पारित किया गया था आर्थिक मामलों से संबंधित, और सर्वप्रथम मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान भी इसमें पारित किए गए थे। कुल मिलाकर हमसे पूछा है कि कहाँ पर हुआ था, तो कराची में हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में, ऑप्शन नंबर डी। गांधी ने किस सत्याग्रह के दौरान ये वचन कहे थे कि ऐसा करने से पहले रात में आकर मेरी गर्दन काट देना। तो ऐसा का मतलब है कर देने से पहले। तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा था कि कर देने से पहले रात में आकर मेरा गला काट देना, ऑप्शन नंबर डी। ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना 1926। वैसे जो सोर्स हैं इस एसोसिएशन से रिलेटेड जो नेट पर मौजूद है वो बता रहे हैं, हालांकि इंग्लिश स्पेक्ट्रम बुक है वो 1927 बता रही है, तो इसमें आप कंसीडर करिएगा जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट आपको एग्जाम में मिल जाए, ठीक। मार्गरेट कजिन्स जो है इससे एसोसिएटेड है, और स्थापना कहाँ पर हुई थी आप हमको कमेंट करके बताइए। शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए आयु गर्ल के लिए कितनी फिक्स की गई थी। बॉयज़ के लिए तो 18 की गई थी, गर्ल्स के लिए 14 फिक्स की गई थी शारदा एक्ट के तहत। शारदा एक्ट का ईयर कई बार हमसे पूछा है कि कब आया था, तो ये आया था आपका 1930 में। आप कमेंट करके बताइए कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है, नेटिव मैरिज एक्ट, ये कब आया था, या आप हमको कमेंट करके बताइए। मिडनाइट सन हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मध्य रात्रि का सूर्य आपको देखने को मिलता है आर्कटिक रीजन में, ऑप्शन नंबर सी।
भूगोल के सिंपल ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण इसमें पूछ रहे हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है रोटेशन, ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन। थंडर स्टॉर्म टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं आपसे पूछा है, तो तड़ित झंझा का प्रयोग किया जाता है चक्रवात के लिए, ऑप्शन नंबर ए, चक्रवात। हमारे भारत में जो लेटेस्ट चक्रवात आया है अभी तक, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए, आखिरी कौन सा आया था। अगला हमारा प्रश्न है गॉडविन ऑस्टिन K2 के बारे में। ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि ये कह सकते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन भारत क्लेम करता है पीओके को, इस वजह से हम इसको सही मानेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया और दूसरी सबसे ऊंची है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, अन्नाईमुड़ी के उत्तर पूर्व में अवस्थित पहाड़ी का नाम बताना है आपको। तो अन्नाईमुड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है आपकी पलानी हिल्स। ये मैप बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन है फैक्ट, और आप यहाँ पर नोट करिएगा साउथ इंडिया की पीक्स के बारे में। अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट जो है पीक है साउथ इंडिया की भी और वेस्टर्न घाट्स की भी। हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स और तमिलनाडु की डोड बेट है, ये आपको याद रखना है, ये पूछ चुके हैं एग्जाम में। मेक इन इंडिया में किस पशु को चित्रित किया जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लॉयन, अगर आप मेक इन इंडिया का कोई भी लोगो देखते होंगे तो उसमें कुछ गेयर्स, चक्के और शेर बना होता है उसमें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा पहली आर्थिक जनगणना कब कराई गई थी। पहली आर्थिक जनगणना कराई गई थी आपकी 1970 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और अब तक जो है 6 इकोनॉमिक सेंसस हो चुके हैं। इनको कंडक्ट कौन करवाता है इकोनॉमिक सेंसस, तो इसका आंसर हो जाएगा CSO। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई थी। सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 4 मार्च 2016 को। और ये स्कीम है किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है, इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है सभी हाईवेज जो हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग फ्री करना। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारतमाला की लॉन्च डेट क्या है, एटलीस्ट ईयर का नाम बताइए भारतमाला का एज वेल एज सागरमाला का। सागरमाला और भारतमाला किस ईयर में आए थे, कमेंट करके बताइए। अब इसमें हमको बताना है कौन सी कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड आपकी नहीं है, नॉट रिलेटेड है। इसमें रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, करेक्ट, नॉट करेक्ट, एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक। तो केलकर समिति किससे एसोसिएटेड है, केलकर एसोसिएटेड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। उसके बाद उर्जित पटेल कमेटी एसोसिएटेड है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से, तो ये हम कह सकते हैं कि एसोसिएटेड है बैंकिंग रिफॉर्म से। तारापुर कमेटी जो है फॉरेन रेगुलेशन से संबंधित है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पार्ट है आपकी बैंकिंग रिफॉर्म्स का। चिलैया कमेटी तो आपको पता है ये टैक्स रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, इसका बैंकिंग रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो चिलैया कमेटी हो गई टैक्स रिफॉर्म्स। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर इसमें क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी। ये आपसे ऑप्शन नंबर एक्चुअली इसमें बन रहा है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 55 है 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी महारत्न की श्रेणी में नहीं आ रही है। तो सेल तो है महारत्न, ठीक है, उसके अलावा आपकी भेल भी है और गेल भी है, लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये अभी एक नवरत्न कंपनी है, महारत्न नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसकी लिस्ट दी हुई है, इसकी लिस्ट कहाँ मिलेगी अगर आप पूछे तो ज्योग्राफी लिस्टिंग पापा वीडियो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ मिलेगी आपको इसकी लिस्टिंग। अगला हमारा सवाल है राज्यों की विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राज्यों की विधान परिषद की सृजन जो है अनुच्छेद 169 के तहत होती है, ठीक है। और अभी हाल में इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया पश्चिम बंगाल ने, और वो लोग कह रहे हैं कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखेंगे अपने स्टेट में। अब विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है क्या 25 वर्ष है, नहीं ये है 30 वर्ष। ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ये वाला करेक्ट। उसके बाद है हमसे पूछा हुआ इसमें कि विधान परिषदों में सर्वाधिक सदस्य संख्या 100 उत्तर प्रदेश में है, सही है, ये वर्तमान में 100 है। उसके बाद है 1/3 सदस्य जो है मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट जरूर करता है गवर्नर, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होती है, 1/6 जो है नॉमिनेट करता है गवर्नर, मतलब कम होती है संख्या, 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वाला भी हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग। तो हमारा जो रॉन्ग वाला ही पूछा है यहाँ पर, असत्य कथनों की पहचान करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, 2 एंड 4 ओनली। हमारा अगला क्वेश्चन है CAG से। CAG अपना प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये करता है आर्टिकल नंबर 149 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए एक सवाल है, यहाँ पर नीचे मैंने लिख रखा है कि आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश इनमें से किस जोनल काउंसिल का पार्ट है, ये आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इस समय हेड कौन है उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल के। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कितने स्तरीय पंचायतों के सृजन की सिफारिश की गई थी। पंचायती राज स्पेशली लिखा है आपका पॉइंट सिलेबस में, उससे रिलेटेड फैक्ट्स एक बार जरूर देखिएगा अपनी किताब से। तो त्रिस्तरीय के लिए रिकमेंड किया था। आप हमको कमेंट करके बताइए कि अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन कितने टीयर के लिए था। अशोक मेहता। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपको बतानी है, 33 जो है नॉर्मल जजेस प्लस CJI, और कुल मिलाकर 34 तक हाईएस्ट संख्या पहुंच चुकी है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी।
ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है 320 मीटर प्रति सेकंड, इनमें से आपको किस पदार्थ में देखने को मिलेगी? मतलब ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम में नहीं होती है, तो इसमें सॉलिड होगा, ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुष के सृजन में किनकी भूमिका होती है? तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी भूमिका होती है, ठीक है, जिस पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, जिस सिद्धांत पर परावर्तन भी होता है रेनबो फॉर्मेशन में, और रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा सवाल है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट जो है वो नर्व सेल होता है। उसके बाद है कि प्रोटोप्लाज्म मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इसमें होता है, लिखा हुआ है इसमें गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन नहीं। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट हो गया कुल मिलाकर रॉन्ग, सेकंड वाला। उसके बाद है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, और आपको कमेंट करके हमको बताना है कि किस साइंटिस्ट ने इसको कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। पैंक्रियाटिक जूस यानी आंतरस का प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है एल्कलाइन, ऑप्शन नंबर डी। ब्लड भी होता है स्लाइटली एल्कलाइन। फलों में स्वीट टेस्ट का कारण क्या है? तो ये होता है फ्रक्टोज शुगर का कारण, ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज शुगर। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति का विलोम शब्द होता है आपका निंदा करना, ऑप्शन नंबर ए। संधि विच्छेद बताना है, अतएव में कौन सी संधि है? तो इसका विच्छेद कर लेते हैं। अतः धन एव से बनेगा अतएव, और इसमें विसर्ग हट जा रहा है, इसमें संधि जो काम कर रही है वो है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको द्रुत का पर्यायवाची बताना है, तो द्रुत का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा आपका फुर्तीला, ऑप्शन नंबर बी। अंबर के तारे गिनने के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए आपका एक शब्द होता है नींद ना आना। नींद ना आने पे आदमी तारे गिनता है। लेखक और रचनाओं से रिलेटेड प्रश्न लिखा हुआ है आपके हिंदी सिलेबस में। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको बताना है। अखरावट है, चित्रलेखा है, पद्मावत है और आखिरी कलाम है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 सभी सही है। यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न शुरू होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेगुलर प्लूरल। तो रेगुलर प्लूरल और इरेगुलर प्लूरल में डिफरेंस क्या होता है? रेगुलर प्लूरल में क्या होता है? रेगुलर प्लूरल में एस या ई एस लगता है, यानी कि फैन जो है ये आपका सिंगुलर होता है और जब इसका प्लूरल बना देते हैं तो इसमें एस लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे फ़ोन जो है ये आपका सिंगुलर होता है और जिसमें एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, ऐसे शर्ट में। तो ये सारे हो गए आपके रेगुलर प्लूरल। और इरेगुलर में आपने देख ही लिया डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसमें एस या ई एस नहीं लग रहा है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह प्रयोग की जा सकते हैं। इसमें एस या ई एस नहीं शो करते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे सामने जो रेगुलर प्लूरल है यानी कि नॉट एन इरेगुलर प्लूरल है वो है आपका डिशेस, और इसका सिंगुलर बन जाएगा ऐसे डिश। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ इटर्नल। इटर्नल का जो एंटोनिम होता है यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा, हो जाएगा टेम्पोरल, ऑप्शन नंबर ए। आई वेंट टू डैश अ शॉप टू बाय सम मैंगोस, यहाँ पर दा होगा। आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम मैंगोस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिनोनिमस विद कैंडिड। कैंडिड फोटो ये सब तो सुनते ही रहते हैं हम। कुछ वर्ड हमारी आम बोलचाल की भाषा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कैंडिड का मतलब होता है ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसमें करेक्ट वाला आपको फाइंड करना है। देर इज मच वाटर इन द पॉट लिखा हुआ है, पोर्ट में पानी नहीं होता है, यहाँ पर होता है पॉट, ठीक है। देर इज मच वाटर इन द पॉट, ये सही होता है। उसके बाद लिखा होता है आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फीवर देन 20 men were present there, तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 20 men were present there, he is wiser than you, ये यहाँ पर होगा। और देन लिखा हुआ है यहाँ पर THEN जबकि THAN होना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अभी यास चक्रवात आया था, इसका नामकरण किसने किया आपको बताना है। तो यास तूफान का नामकरण किया था ओमान ने, ठीक है। ओमान की कैपिटल क्या होती है? मस्कट होती है, मस्कट। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जो अभी है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया है, और ये हमारा 32वां कल्चरल हेरिटेज साइट और कुल मिलाकर के 40वीं साइट जो थी वो शामिल की गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। तो ये है धौलवीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है इन EU NAV 4, ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पर कंडक्ट की गई है? ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है भारतीय जल सेना, और लोकेशन है इसकी गल्फ ऑफ ईडन, ऑप्शन नंबर डी, अदन की खाड़ी। हाल ही में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान किया गया है? तो ये ऋण दिया है डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित जो अंतरिक्ष उपग्रह है किस स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ESA। वैसे अभी इसका रिलेवेंस नहीं है इतना ज़्यादा, जब ये एकदम बन के तैयार हो जाएंगे मिशन के लिए तो उसमें पूछा जा सकता है कि पहले किसने भेजा है, क्योंकि लकड़ी के जो उपग्रह है उसको जापान भी जो है कह सकते हैं फोरे कर रहा है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कर रही है। देखते हैं पहला किसका लॉन्च होता है। हालांकि दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा कि जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ही वुडन सैटेलाइट पर काम कर रही हैं, ठीक, लकड़ी के उपग्रह पर। मेघदत्तु प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, और रिवर अगर पूछ लें तो कावेरी रिवर पर है, ऑप्शन नंबर सी।
बन्नी घास के मैदान कहाँ पर अवस्थित हैं? तो बन्नी घास के मैदान है आपके गुजरात में, कच्छ में, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है आपके ईरान ने और उसका नाम जो है सिमोर्ग रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपली ईरान, ऑप्शन नंबर बी। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है हाल में? माउंट सिनाबंग है ये आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी। स्वामित्व योजना को लागू करने वाला मंत्रालय कौन है, आपको बताना है। तो स्वामित्व को लागू कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना है कि कौन सा देश और कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह सही नहीं मिलाया हुआ है। तो नॉर्वेन का लॉयन है, मतलब नॉर्वे का, कनाडा का मेपल लीफ है, उनके झंडे पे भी दिखता है। उसके अलावा स्पेन का ईगल है, लेकिन रशिया का यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। रशिया का है डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में कथन सही नहीं है कि इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मेजोरिटी ऑन एन इशू। ठीक, ये कोई मैंडेटरी नहीं जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए। यहाँ पर बहुमत जो जरूरी है वो 3/4 का नहीं है, 2/3 का है। ठीक, यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत कब से की गई थी? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा पहली बार 1967 में हुई थी और पहली बार इसको 1969 में प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया ने अपनी जो पहली टीम है वो सन 1900 में भेजी थी, ये यहाँ पर गलत है। भारत ने सबसे पहले भाग लिया था 1920 में ओलंपिक में, तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। मैरी कॉम जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ये गलत है। यहाँ पर पीवी सिंधु हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। रियो में सिल्वर जीता था और टोक्यो में जीता है ब्रॉन्ज। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, दोनों ही नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, डी। अगला सवाल है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली पहली महिला सरिता कड़ेथंकर थी। पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि सुचेता कड़ेथंकर नाम था, सरिता नहीं। उसके बाद दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्ट से रिलेटेड है, जिम्नास्टिक्स से, ये सही है। उसके बाद है कि प्रथम महिला सर्जन हर्षा मुखर्जी हैं, ये वाला अभी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो रहा है क्योंकि प्रथम महिला सर्जन जो है वो है प्रेमा मुखर्जी, नॉट हर्षा मुखर्जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड ओनली करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड नॉट करेक्ट है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मिलाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में सही दिया हुआ है, संगीत नाटक अकादमी की 1953 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 1959 में और राष्ट्रीय पुस्तकालय की 1948 में। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो लेटेस्ट अनाउंस किया गया था फेब 2020 में, उसमें हिंदी भाषा में किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट और मैप वगैरह हम देते रहते हैं फ्री टेलीग्राम में लगातार। इसमें हमसे पूछा है कि बाल फक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है। बाल फक्रम नेशनल पार्क है आपका मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा सवाल है कि नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही जोड़े का मिलान करना है आपको। तो इसमें आपका जाकिर हुसैन किससे एसोसिएटेड है? ये है तबला से एसोसिएटेड। ठीक, रविशंकर जो है सितार से एसोसिएटेड है, जुबिन मेहता एसोसिएटेड है सिमझनी से और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें हेडक्वार्टर्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इससे मिलाना है। इसमें सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में, कैपिटल में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, और चोगम का कैपिटल जो है आपका स्ट्रॉन्सबर्ग में है, ओपेक का वियना में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस ये तो 21 जून को होता है। ठीक, जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को होता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। उसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस ये होता है आपका 3 मार्च को, 3 मार्च। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच्ड है। आइए अब देखते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमको इस वाली टेबल को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन की। अगर आप इसमें पहला कॉलम देखें तो इसमें कंपटीशन के नाम है कि कौन कौन से खेल की बात हो रही है। उसके बाद अलग अलग साल हैं 2010 से लेकर 2015, और इन सालों में कौन कौन से खेल में कितने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इस चीज़ की जानकारी दी गई है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा ऐसा साल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है रेसलिंग के क्षेत्र में, जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें। तो आपको फोकस सबसे पहले किस पे करना है? रेसलिंग पर। इधर सबसे पहले बात करेंगे साल 2011 की, तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे। 1 की बढ़ोतरी हुई 15 पे, तो 1/15। फिर आते हैं 2012 पे, 4 की बढ़ोतरी हुई 16 पे, यानी 4/16, 1/4। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, 1 को आप 15 से डिवाइड करो और उसी 1 को आप 4 से डिवाइड करो। छोटी वैल्यू किसकी मिलेगी अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो? ठीक, तो 2011 में कम पदक मिले हैं, मतलब कम परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि उसकी वैल्यू 1/15 है और बाद वाले की 1/4 है। तो 2012 ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ देखने को मिला है
और हमसे ज़्यादा ही पूछ रहे हैं। तो 2012 जीबी तक 11 वाली पॉसिबिलिटी ख़त्म। उसके बाद आते हैं 2013 पे। 12 से कंपेयर करेंगे 2/20, 1/10। 1/10 बड़ा होता है कि 1/4? 1/4 25% होता है, जबकि ये 10% होता है। तो अभी भी 12 जीबी तक 13 वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। फिर 15 देखिए, 14 से कंपेयर करेंगे, 3 की बढ़ोतरी हुई 19 पे, 3/19। तो 3/19 और 1/4 कौन बड़ा? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें 1/4 में ऊपर नीचे, तो 3/12, 3/19। तो 12 से डिवाइड किया, कम से डिवाइड किया तो ज़्यादा मिला। अभी भी 2012 है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है टोटल गोल्ड मेडल जो आपने जीते हैं टेनिस में। तो टेनिस पर फोकस कर लीजिए इधर। 9, 4, 13, 13, 26, 12, 38, 38, 8, 46, 9, 55। आपने टेनिस में जीते हैं 55। और दूसरा बात करनी है चेस के बारे में। तो 5, 3, 8, 8, 16, 7, 23, 9, 32, 8, 40। चेस में जीते हैं आपने 40। तो टेनिस में चेस के मुकाबले आपने 15 ज़्यादा जीते हैं। कंपेयर किससे करना है? चेस से। 15/40, 3/8, जो कि होता है 37.5%। ए। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इस पूरे सेशन में 10 से लेकर 15 तक कौन सा ऐसा खेल है जिसमें सबसे कम पदक जीते हुए हैं? टेनिस की अगर हम बात करें तो उसमें तो हमने देख ही लिया था 55 है। चेस में हमने 40 देख लिया था। पिछले क्वेश्चन को याद कीजिए, उसी का डेटा है। आपको इसमें सबसे कम बताना है। तो आपने टेनिस में ज़्यादा जीत लिए ना, इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म। उसके बाद तीरंदाजी में बात करें और चेस में, तो चेस में सारे सिंगल डिजिट के नंबर हैं और तीरंदाजी में सारे डबल डिजिट के। तो तीरंदाजी में आप ज़्यादा ही जीत जाएंगे, ये गलत। बैडमिंटन में अगर आप देखें तो उसमें 3-4 ऐसे नंबर हैं जो डबल डिजिट के हैं, जबकि टेनिस में एक भी डबल डिजिट का नंबर नहीं है। तो अभी भी आपको जोड़ने पर शतरंज में कम मिलेगा, बैडमिंटन में ज़्यादा। बैडमिंटन खत्म, शतरंज वाला ऑप्शन सही है। 4 नंबर बात करें तो इस पूरे सेशन में आपको सबसे पहले फोकस करना है टोटल गोल्ड मेडल। इन सबको जोड़ लेना है। 4, 4, 8, 6, 14, 6, 20, 6, 26, 6, 32, 320 तो यही हो गया। फिर 7, 5, 12, 4, 16, 1, 17, 6, 23, इट इज़ 343। और दूसरा क्या देखना है? टोटल गोल्ड मेडल जो आपने रेसलिंग में जीते। तो ये देखिए 15, 16, 31, 20, 51, 51, 18, 69, 22, 91 और 19, 110। तो 110 को नीचे रखना है, 343 को ऊपर, बिकॉज एवरेज निकालना है। टोटल को ऊपर और रेसलिंग को नीचे। ये 3.1 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। टू बी एग्जैक्ट इट इज़ 3.11। बात करें 5 नंबर की, तो साल 2012 में आपको बात करनी है टोटल गोल्ड मेडल जो आपने जीते हैं। ये साल 2012 टोटल गोल्ड मेडल 64, इसको ऊपर रखेंगे। और टोटल गोल्ड मेडल जो आपने बैडमिंटन में जीते हैं 8, 8, 16, 10, 26, 10, 36, 12, 48, 14, 62, 32/31 यहाँ से सही हो गया, ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के लिए इस वाले ग्राफ को हमको ध्यान रखना होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का ये सेट नंबर 2 है इस क्वेश्चन पेपर से। तो एक्स एक्सिस में डिफरेंट कंपनीज़ की बात हो रही है, पी से लेकर टी तक, और वाई एक्सिस में उसमें कितनी महिला एम्प्लॉयज़ हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, क्यू और एस में जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, क्यू और एस, ये 2500, ये 1500, 4000, और साथ में टी में जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं 2500। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो 1500 का डिफरेंस हो गया, ए। 17 नंबर में बात की जा रही है कि इन दो कंपनीज़ में महिला कर्मचारियों की संख्या बराबर है। तो पी और क्यू में ऐसा है क्या? ये 3000-2500 डिफरेंट है, गलत। दूसरा क्यू और टी, क्यू में 2500, टी में 2500, तो बस बराबर है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। इसमें दो कंपनीज़ की बात हो रही है, एक है आर, दूसरा है एस। तो आर की तुलना में एस में महिलाओं की संख्या कितने % कम है? तो आर 3500, एस 1500, 2000 की कमी है 3500 पर। 4/7, 1/7 होता है 14 पॉइंट समथिंग। इसका 4 गुना करेंगे तो ये 57 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कंपनी पी और टी में महिलाओं की संख्या का रेशियो क्या है? तो पी 3000, इसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद है टी 2500, इसको नीचे रखेंगे। 6/5 डी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। सभी कंपनियों को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या क्या है? तो 30, 25, 55, 35, 90, 90, 15, 105, 105 और 25 हो गया 130। डिवाइड करना है 3 और 2 5 से, तो ये हो जाएगा 2600, बी। डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक सॉल्व करना है इसको। देख के एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिग्रीज में वैल्यू दी है 70, 35, 90, और ये टोटल 360 डिग्री का होता है, ये पता होना चाहिए। और अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है कि कितने
डिग्री लोग कौन कौन से प्रोफेशनल में इन्वॉल्व हैं। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 है, नौकरी तथा उद्योग में लगे लोग। तो नौकरी में 45, उद्योग में 35, टोटल हुआ 90 का रेशियो निकालना है पशुपालन और पत्रिका। तो पशुपालन 70 और ये 65 135, तो ये 5 18 जा ये 27। वैसे नौकरी तथा उद्योग की वैल्यू है 45 और 35 80, 80/135 मतलब 16/27। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। इसके बाद 22 नंबर देखिए, कृषि क्षेत्र में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका नंबर बताना है। तो कृषि 90 डिग्री, टोटल 5,40,000 दे रखा है जो कि 360 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं 360 से, डिवाइड बाई 4। तो इधर भी डिवाइड बाई 4 अगर हम करेंगे तो 270 का आधा 135 बी। इसके बाद अगर 23 नंबर में देखें तो दो सेक्टर की बात हो रही है, एक है एजुकेशन और दूसरा है इंडस्ट्री। तो एजुकेशन में 55, इंडस्ट्री में 35। तो 20 का फ़र्क है, कंपेयर किससे करना है, इंडस्ट्री में 35 से। 4/7, 1/7 का 4 गुना 57.1%। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अहमदनगर की कुल जनसंख्या का कितना % लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो कुल जनसंख्या की वैसे ज़रूरत नहीं है 540 की, हम 360 लेके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इंडस्ट्री के लिए वैल्यू 35 दे रखी है। इन 200 अगर हम करने जाएंगे, ये 2 18 जा 2 5 जा 175 बटे में 18, 9 जा 162, 18 7 जा 126। तो 9.7% के आसपास सही आ रहा है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर डेटा सेट से आखिरी क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर में जितने लोग इन्वॉल्व हैं 90 डिग्री, और साथ में इंडस्ट्री और एजुकेशन में कंबाइंड जितने लोग इन्वॉल्व हैं 35 और 55 90, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एक 90 तो दूसरा भी 90, सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे जो कि है सिंप्लीफिकेशन से। तो सबसे पहले ये जो बेस में नंबर हैं ये सारे जुड़ जाएंगे, 3 2 5 2 7। अब ऐसा नहीं कि 7 शुरू में बेस में है यहाँ पे तो इसको टिक कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि आंसर यही आए, इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा। 1/2, 3/4, 7/9 और 11/12। तो 2 4 9 12 का एलसीएम हो गया 36। 2 18 जा 18 1 जा, 4 9 जा 9 3 जा, 9 4 जा 4 7 जा, 12 3 जा 3 11 जा, 27 18 45, 45 और 28 73 और 33 106, 106/36, 53/18, 18 को 53 से काटेंगे 36 17, तो ये अलग से हो जाएगा 2 17/18। तो 7 + 2 9 होल 17/18, सी। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, इसको सॉल्व करना है। √361 हो गया 19, 177 19 हो गया 196, √196 हो गया 14, 130 और 14 हो गया 144, √ जो कि होता है 12, 109 12 21, √121 हो गया 11, 53 11 64, √64 हो गया 8। अब फाइनल क्या बचा, 17 + 8 √25 जो कि होता है 5, बी। 28 नंबर में बात की जा रही है किसी अमित की, 5 सब्जेक्ट में एवरेज नंबर है 61, तो टोटल हो जाएंगे 61 × 5 305। छठे सब्जेक्ट में 85 नंबर आ गए, तो 6 सब्जेक्ट में टोटल हो गया 390। अब उसी 6 सब्जेक्ट का अगर एवरेज चाहिए तो 390 को हमें 6 से काटना होगा, 6 6 जा 6 5 जा 65, यहाँ से सही है, ऑप्शन डी। इसके बाद बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव √ ये 2i आना चाहिए क्योंकि इमेजनरी नंबर है, जबकि यहाँ पे तो क्या है, इसको इग्नोर कर देना है। वैसे इग्नोर नहीं कीजिएगा तो i² = -1 होता है, उसको लगा देंगे। तो अभी अगर इग्नोर करके देखें तो देखते हैं क्या आता है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये तो 2 की पावर 6 है सिंपल। ये 4 √16 होता है, 4 √25 होता है 5, तो 4 की पावर 20, इसे 2 की पावर 40 लिख सकते हैं आप। तो 2 की पावर 6 × 2 की पावर 40 हो गया 2 की पावर 46। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बाकी अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते तो ये देखिए 2 की पावर 2i 3i 6i², तो 2 की पावर -6 हो जाएगा। ऐसे ही ये 4 की पावर 4 × 5i, यहाँ मामला फंस जाएगा, i की वैल्यू ऐसे नहीं निकल सकती जब तक स्क्वायर ना हो। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 35% सैलरी बढ़ाने के बाद उसकी सैलरी 70,000 हो गई, यानी 135% बराबर है 70,000।
अगर ना बढ़ाई जाती तो कितनी होती, तो शुरू में तो 100% होती। ये हो जाएगा 70,000 इंटू में 100 बटे में 135, 527 सा 520 सा 140 डिवाइड बाई 27, तो पंजे 135 5000 27 कम 27 51,000 पॉइंट समथिंग होती। ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही है। इसके बाद DI के अगले सेट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक इस सेट की हेल्प से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला कॉलम यहाँ पर साल का दिया है 2000 से लेकर 2005 तक। उसके बाद कंपनी ए की बात हो रही है कि 2000 में इतने यूनिट और 2005 में इतने यूनिट, ऐसे करते करते BCDE इन सभी कंपनियों की बात हो रही है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज़ पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अगर कंपनी बी की बात करें तो 160 से 75, क्योंकि दिया नहीं है कि कौन से साल में बात हो रही है, तो ये तो बढ़ गया, डिक्रीज़ के सवाल ही नहीं है। 175 से 95 फिर बढ़ गया, 95 से 200 फिर बढ़ गया, यहाँ पे कमी दिख गई 200 से 170, 30 की कमी 200 पे, तो 100 पे 15% का डिक्रीमेंट मिला है बी के केस में। अब बात करते हैं ए की। 150 180 बढ़ गया, फिर कम हो गया, कितने का हुआ 20 का 180 पे 1/9 11 पॉइंट समथिंग %, तो 15 बढ़ा कि 11, तो 15, ए की पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब आते हैं ई पर। 180 से 170 10 180 पे, तो 15% से तो कमी है। उसके बाद ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया 200 से 160 हो गया, तो 40 कम हो गया 200 पे, तो 100 पे तो 20 हुआ, 20 बढ़ा कि 15, तो 20, 15 वाली पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब या तो आंसर ऑप्शन सी है या फिर डी है। तो कंपनी डी की बात कर लेते हैं जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ये 10 का इंक्रीमेंट 190 पे, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो यहाँ पे इधर डिक्रीमेंट देखने को मिला तो है, लेकिन 20% से कम है, ये भी गया। ऑप्शन ई यहाँ से एकदम सही है। बात करते हैं 32 नंबर की। तो रेशियो बताना है कंपनी बी 2003, तो ये साल 2003 बी ने कितने बनाए 200, और कंपनी डी 2002, तो 2002 कंपनी डी अगर 5 से काटेंगे 40 टाइम्स या 37 टाइम्स, 40/37 डी। इसके बाद 33 नंबर में देखिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाई है 2000 से लेकर 2005 तक, क्या वो कंपनी डी है? तो डी की बात करते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 800 9 8 17 8 25 9 34 1 35 2 37 370, यानी 1170, 5 5 10 5 15 1185। क्या वो कंपनी सी है? चेक करते हैं। 2 1 3 4 5 2 7 2 9 900, 8 7 15 8 23 1 24 240, यानी 1140 1150, तो 1150 बढ़ाए कि 85, तो 85, बी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड होता हुआ। ई पे आते हैं। 1 2 3 2 5 6 7 700 प्लस 8 7 15 9 24 6 30 7 37, टोटल 1070, 5 75 1075, अभी भी 1185 बढ़ा, ये भी इग्नोर हो गया। इसके बाद आते हैं बी पर। तो 1 2 3 2 5 6 1 7, तो ये हुआ 700, 6 7 13 9 22 7 29 9 38 380, ये 1080, अभी भी 1185 बढ़ा है। ऑप्शन ए यहाँ से सही है। बात करते हैं 34 नंबर की। तो कंपनी सी 2002 170, कंपनी डी 2005 225, तो 170 225 से कितने % कम है, ये इस बात की जानकारी मांगी गई है। तो 55 कम है 225 पे, क्योंकि कंपेयर डी 2005 225 से कर रहे हैं। 511 ज़ा 545 ज़ा इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में बताना है। 1100/45 दूनी 90, तो 20 बचा, 4 टाइम्स 180, 24 पॉइंट समथिंग सी। बात करें 35 नंबर की। तो कंपनी ए का एवरेज बताना है इस पूरे सेशन में। 1 2 3 2 5 6 8 800, 5 8 13 6 19 60 27 28 280, इधर कुछ है नहीं। 1080 डिवाइड किससे करेंगे, 3 3 6, 180 यहाँ से सही हो गया बी। 76 नंबर से बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। तो सबसे पहले एनालॉगी Q से J, तो Q 17 J 10, टोटल 27 हुआ। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। L 12 O 15, 15 12 27, ये भी अपोजिट है। H 8 S 19, ये भी अपोजिट है। तो W 23 इसमें 4 जोड़ेंगे 27 आएगा, 4 मीन्स D। I 9 18 जोड़ना पड़ेगा जो कि होता है R। N का अपोजिट M, बिकॉज N 14 13 मतलब M, D R M B। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 77,
लॉइन का कब, तो शेर के बच्चे को कब बोलते हैं, तो भैंस के बच्चे को काफ, सी। इसके बाद 78 नंबर बात करें, गब्बर का कोड ये है, तो वर्ड है ये जिसका कोड है DCI-TCD। दो ग्रुप में बांट दिया, G से +2 किया तो I आया, B से +2 किया तो D आया, A से +2 किया तो C आया। सिमिलरली यहाँ पे B से +2 D, R से +2 हुआ T और A से +2 हुआ C। तो जो हमारा अगला वर्ड है उसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। दो का ग्रुप बनाया, K से +2 हुआ M, N से +2 हुआ P, A से +2 हुआ C, तो PCM। फिर उसके बाद C से +2 हुआ E, A से +2 हुआ C और H से +2 हुआ J, तो PCM CJE, D ऑप्शन यहाँ से सही है। 79 में सेलेक्ट करना है ऑड वन आउट, तो C से +2 E, W से +2 Y, M से +2 O और J से +2 L। तो इसमें कुछ भी ऐसा खास मिला नहीं जो इनमें से किसी एक को अलग कर दें। तो C से I 3 9 तो +6, J 10 P 16 तो +6, M 13 R 18 तो +5, ये हो सकता है सी ऑप्शन। W 23 C 3 होता है, 26 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, इसमें भी +6, तो C यहाँ से कंफर्म हो गया बिकॉज इसमें +5 मिल रहा है, बाकी सब में +6। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 80 नंबर। इसमें टोटल पहले काउंट करना होगा स्पेस मिला के कि ये अल्फ़ाबेट आखिर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो 4 4 का ग्रुप बनेगा, 1 2 और 3। NDN है, C मिसिंग है, DCD है और आपका N मिसिंग है, और यहाँ पर दो बीच में फंस गए, तो 3 3 का ग्रुप बना के चेक करते हैं फिर। NCD पैटर्न मिल गया, CDCN यहाँ से सही हो गया, D।